जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, ये टेस्ट नंबर 13 है, जो कि आपका 30 मई 2025 को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे नियुक्त किया गया, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा। देखिए, वर्तमान में जो है ना, वो ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त बने, मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इनका जो समय काल है वो आपका 19 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है और जनवरी 2019 तक का इनका समय है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात अगर हम लोग चुनाव आयोग की करते हैं, चुनाव आयोग से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 25 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आता है और इसका जो हेड क्वार्टर है ना, ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। और इसका जो वर्णन है ना, वो भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के क तक में आपका चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं, एक तो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आपके अन्य होते हैं। तो वर्तमान में तो मुख्य ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे और दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, एक आपके विवेक जोशी हो जाएंगे और दूसरा आपके सुखवीर सिंह संधू हो जाएंगे। तो दोनों का नाम भी साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, इनका जो समय काल होता है ना, वो या तो 6 साल होता है या तो 65 वर्ष होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और इनको हटाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इसको पद से हटाया जाता है। तो चुनाव आयोग के बारे में आपको ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 97 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है, जो कि 2025 में प्रोवाइड किया गया था, उस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक सही नहीं है कथन पूछा गया है। पहला कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, नो अदर लैंड। देखिए, यही कथन जो है ना आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, बेस्ट आपका निर्देशक सीन बेकर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिनेत्री मैडसिन को मिला था और अभिनेता एड्रिन ब्रांडी को मिला था द ब्रूटलिस्ट के लिए। तो ये सभी के सभी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो आपका बेस्ट फिल्म है ना, ये आपका मिला था अनोरा को, ध्यान रखिएगा। नो अदर लैंड है ना, ये आपको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए मिला था इनको। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात अगर हम लोग ऑस्कर अवार्ड की करते हैं, तो लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। देखिए, बेस्ट मूवी का अवार्ड तो आपको अनोरा को मिला था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको नो अदर लैंड मिला था, लापता लेडी, जो कि भारत की तरफ से नामित हुई थी ये वाली। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल फीचर फिल्म पूछा गया है, जो कि आपका आई एम स्टिल हियर को मिला है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वैसे भारत की तरफ से सबसे पहला मूवी कौन था जो ऑस्कर में नामित हुआ था, तो ये आपका मदर इंडिया हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2025 किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया। देखिए, अभी हाल ही में 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, एबल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। जो भी हाल ही में प्रोवाइड किया गया है, मसाकी काशिवारो को दिया गया, इनके गणित में योगदान के लिए इनको ये प्रोवाइड किया गया। ठीक है, वहीं पे 2024 का मिशेल बैचलेट को दिया गया है। वहीं पे अगर विनोद कुमार शुक्ला की बात करते हैं, तो इनको भी हाल ही में 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के लिए इनको सम्मानित किया गया। इनका संबंध जो है ना, वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज में किस ग्रंथों को शामिल किया गया। अभी हाल ही में यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज है ना, उसमें भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। वहीं पे भागवत गीता के रचयिता आपके वेद व्यास हो जाएंगे और नाट्य शास्त्र का हो जाएगा आपका भरत मुनि। ये दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग यूनेस्को की करते हैं, जिसकी स्थापना आपकी होती है 1945 में, इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, एक तो आपका मूर्त होता है, दूसरा आपका अमूर्त होता है। मूर्त में भारत के 43 स्थल यहाँ पे विरासत शामिल किए गए हैं और 43 नंबर का कौन सा हो जाएगा आपका मोइदम हो जाएगा, जो कि असम में अहोम जनजाति के किला हुआ करता था। ठीक है, दूसरा आपका अमूर्त संस्कृति हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि अमूर्त में भारत के कितने जो धरोहर है ना, वो शामिल है, और जो अंतिम शामिल है ना, ये आपका गरबा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गरबा कितने नंबर का है, जो कि अमूर्त संस्कृति में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 76 नंबर का गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या रहा। देखिए अभी हाल ही में 76 नंबर के गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो इसका थीम ध्यान रखिएगा। और इस बार जो मुख्य अतिथि थे वो कौन से देश के थे, तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। अगर वेस्ट झांकी की बात करते हैं तो ये आपका यूपी का महाकुंभ का झांकी हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वहीं पे विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान जो है ना, ये आपका 9 जनवरी को जो प्रवासी दिवस मनाया गया था ना, उसका थीम था। और इस वर्ष जो आपका प्रवासी दिवस मनाया गया था ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया था। वहीं पे हमारी शक्ति हमारा ग्रह की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को आपका जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था ना, उसका इस वर्ष का थीम था। वहीं पे प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस का थीम था। तो ये सारे जो दिवस का थीम है ना, आपको यहाँ पे रट जानी है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया। देखिए अभी हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है आपका हरियाणा के गुरुग्राम में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे गुरुग्राम से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार की संगठन है, तो उसका जो मुख्यालय है ना वो भारत के गुरुग्राम में ही अवस्थित है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वहीं पे अगर भुवनेश्वर की बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो आपका 9वां प्रवासी दिवस का जो सम्मेलन हुआ था ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही मनाया गया है। और बेंगलुरु की बात करते हैं तो अभी हाल ही में आपका जो एशिया का सबसे बड़ा शो है, जिसे हम लोग एयरो शो के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका बेंगलुरु में ही हुआ था, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। देखिए अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है। इसको जो है ना वो स्विट्जरलैंड में स्थित एक आपका संगठन है IQ एयर, इसके द्वारा इसको मार्च 2025 में जारी किया गया है। इसको 2019 से ही जारी किया जा रहा है। इसमें भारत का जो स्थान है ना 5वें नंबर का बनाया गया है। इसमें प्रथम स्थान पे आपका 4 देश हो जाएगा जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपका बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, फिर 5वें स्थान पे इंडिया हो जाएगा। मतलब विश्व में 5वें स्थान पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में बताया गया था दोस्तों कि दुनिया का सबसे प्रदूषित कोई अगर राजधानी है ना तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये आपका मेघालय के बनीहाट शहर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया के शीर्ष जो 20 प्रदूषित शहर है ना, अगर टॉप 20 अगर प्रदूषित शहर है तो उसमें से 13 शहर जो है ना वो सिर्फ आपके इंडिया में प्रदूषित है। तो सोच सकते हो कि इंडिया में प्रदूषण का क्या लेवल है। ठीक है, तो आप लोग ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भारत की रैंकिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। देखिए अभी हाल ही में वेब्स 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, आपका मुंबई में किया गया था। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका मुंबई में किया गया था, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष के बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। सबसे पहले तो लोकपाल का ध्यान रखिएगा कि इनके लिए एक अधिनियम आता है 1968 में, बट ये अधिनियम पारित नहीं हो पाता है। उसके बाद ये इनके लिए दूसरा अधिनियम आपका आता है 2013 में, जिसको 2014 में पारित किया जाता है। बाद में 2019 में लोकपाल का गठन किया जाता है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी हालिया में इनके नए अध्यक्ष बनाए गए अजय मानिक राव, तो उनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका भी हाल ही में 11 वर्ष के बाद स्थापना दिवस मनाया गया है, आपका 16 जनवरी को मनाया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करना है। तो ये किया गया आपका पिक्सेल के द्वारा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ना 2015 में इसको पानीपत से शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो बेटियों के संरक्षण के लिए है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में इनको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये पहल को लाया गया था। तो अभी हाल ही में इसका 10वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। ये किसके द्वारा, तो ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कि भी हाल ही में जो आपका 2025 का एआई शिखर सम्मेलन है ना, इसका मेजबानी आपका फ्रांस का पेरिस करेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सबसे पहला बार जो आपका एआई शिखर सम्मेलन था उसका मेजबानी आपका ब्रिटेन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एआई विश्वविद्यालय भी हाल ही में कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। वहीं पे एआई अगर सिटी पूछेगा तो लखनऊ ध्यान रखिएगा, और एआई डेटा सेंटर पूछेगा तो आप लोग छत्तीसगढ़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए भी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ना, ये आपका दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो भी हाल ही में इसका जो आयोजन है ना, ये आपका दावोस में किया गया है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1971 को हुआ था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने हैं जो कि 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इनका जो पार्टी है ना, ये रिपब्लिकन पार्टी से ये राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। अगर आपसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 पूछा जाएगा तो इंडिया का जो स्थान है ना, वो चौथे नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे पहले स्थान पे आपका होगा USA हो जाएगा, दूसरा पे आपका रूस हो जाएगा, तीसरा पे आपका चीन हो जाएगा, चौथे स्थान पे आपका इंडिया हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे एशिया फायर पावर इंडेक्स 2025 पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडिया का जो स्थान है ना, वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। जापान को इंडिया पीछे छोड़ते हुए इंडिया यहाँ पे तीसरे स्थान पे आ गई है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। तो इसे कब लागू किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2026 को इसको लागू किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। देखिए अभी हाल ही में जो है ना, वो USA के द्वारा कहा गया है कि हम WHO हो गया, या फिर जो आपका पेरिस जलवायु समझौता जिसे हम लोग COP कहते हैं वो हो गया, या फिर UNESCO हो गया। तो ये तीनों से हटने का फैसला अमेरिका ले चुका है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा आपका जामनगर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वैसे AI डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार दिया गया था। तो ये किनको दिया गया है। पहला है कि नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के लिए, जगदीप सिंह खेतर लोक सेवा के लिए, बिल्कुल सही है। रजनीकांत लखिया को आपको मिला है कला के लिए, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को आपको कला के लिए मिला है, वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, ये सभी को मिला है अभी हाल ही में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि 2030 तक जो है ना, हम लोग 10,000 GI टैग देने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वैसे GI टैग जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितने साल के लिए दिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया। देखिए अभी हाल ही में जो है ना, वेटलैंड शहर है ना, इसमें आपका शामिल किया गया है इंदौर और उदयपुर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात अगर हम लोग आर्द्रभूमि की करते हैं तो 2 फरवरी 1971 को जो है ना, ये आपका ईरान के रामसर शहर में आपका कैस्पियन सागर के तट पे आपका वेटलैंड संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2024 और 2025 का थीम क्या है वेटलैंड का। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा बन चुका है। तो भारत का सबसे टॉप ब्रांड आपका बन चुका है टाटा ग्रुप। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश से लगी अपनी सीमा पे सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ के माध्यम से ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा उन्होंने शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, खास करके राजस्थान वाले एरिया में, तो वहाँ बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा को चलाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी ओर की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो ये आपका पश्चिम की ओर बहने वाला सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र आपका हो जाएगा माही नदी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे माही नदी से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कर्क रेखा जो कि भारत को दो भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो ये आपका माही नदी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? देखिए, हिमालय नदी के बारे में पूछा गया है कि प्रवाह की मौसमी होती है लेकिन मानसून वर्षा पर निर्भर होती है। तो ये हिमालय नदी जो है ना, वो मानसून पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती है, बल्कि ये हिमनद से भी यहाँ पे पानी आते रहता है। मतलब बारिश से और जो हिम है ना, दोनों से यहाँ पे पानी आता है, इसलिए इस नदी को हम लोग सतत वाहिनी नदी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सालों भर वर्षा रहती है। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि जलग्रहण क्षेत्र इनका बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। इनका उद्गम स्थल जो पठार होता है, देखिए इनका जो उद्गम स्थल है ना, वो पठार बिल्कुल भी नहीं होता। वे अच्छी तरह से समायोजित घाटियों के साथ निश्चित मार्गों से बहती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त पूछा गया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी वर्षण के कारण बनी दरार घाटी में पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम की ओर पूछा गया है, तो कृष्णा कावेरी जो महानदी है ना, ये आपका जो है ना, ये आपका पूरब की ओर आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। वहीं पे नर्मदा की बात करते हैं तो ये आपका अरब सागर में जाके गिरती है, मतलब ये पश्चिम की ओर मूव करती हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका देखिए विंध्य पर्वत जो कि भारत को दो भागों में कट करती है। विंध्य और जो सतपुरा पहाड़ी है ना, इसके बीच में आपका नर्मदा नदी बहती है, और आपका जस्ट सतपुरा के जस्ट नीचे आपका ताप्ती नदी बहती है। और इसी ताप्ती नदी के पास ध्यान रखिएगा, इसी ताप्ती नदी के पास आपका सूरत जो आपका शहर है ना, वो आपका अवस्थित है। अगर नर्मदा की बात करते हैं तो ये आप अरब सागर में जाके गिरती हैं, तो ये अपना एस्चुरी कहाँ पे बनाती हैं? तो ये भरौज के पास बनाती हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पे बताइए, उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछा गया। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा चंबल, चंबल के बाद आपका कावेरी हो जाएगा, कावेरी के बाद जो है ना आपका गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद आपका नर्मदा हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नदी है, उसकी सहायक नदी यहाँ पे पूछा गया है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? आपका मंजीरा हो जाएगा। वहीं पे नर्मदा की बात करते तो आपका कोलार हो जाएगा, कृष्णा का आपका हो जाएगा घटप्रभा, और कावेरी का आपका हो जाएगा अमरावती। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नदी है और इसका उद्गम क्षेत्र है, मतलब ये नदी कहाँ से निकलती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। पहला दामोदर हो जाएगा। देखिए, दामोदर नदी जो होती है ना, ये आपका निकलता है छोटा नागपुर के पठार से। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। तो एक का आपका बी हो जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, तो दो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर सोन की बात करते हैं तो सोन जो है ना, ये आपका अमरकंटक के पठार से निकलता है। अमरकंटक जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ से आपका सोन नदी भी निकलती है और नर्मदा भी निकलती है। सोन जो होती है वो आपका पूरब की तरफ मूव करती है, और नर्मदा जो होती है ये आपका पश्चिम की तरफ मूव कर जाती है। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन में सेम है। वहीं पे कावेरी की बात करते हैं तो ये ब्रह्मगिरी से निकलती हैं, और गोदावरी की बात करते हैं तो ये आपका त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी का हो जाएगा 4। तो देखिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किया था? देखिए, सिंधु जल जो समझौता हुआ वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है 1960 में कराची में। यहाँ पे भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं मोहम्मद अयूब खां, इनके द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर किया गया था। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु की सहायक नदी, पहले तो आपको सिंधु होती है, दूसरा आपका यहाँ पे झेलम हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे आपका चिनाव हो जाएगा। चिनाव के बाद जो है ना, यहाँ पे आपका रावी होता है, फिर आपका
आपका व्यास होता है, व्यास के बाद आपका सतलज होता है। यहाँ पे जो सिंधु झेलम जो चिनाब है ना, इसका जो 80% पानी है ना, ये आपका पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी यहाँ पे सिर्फ इंडिया इसको यूज कर पाएगी। वहीं पे रावी, व्यास, सतलज की बात करते हैं तो इसका जो 80% पानी है ना, ये आपका इंडिया यूज करेगा और 20% जो पानी है ना, ये आपका पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाएगा। तो सिंधु जल समझौता के तहत यही बंटवारा किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे जो सिंधु जल समझौता जो था ना, इसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायसीला पठार में विभक्त करती हैं? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नदी के संरक्षण और कार्यकलाप के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो ये मिशन का नाम आपका हो जाएगा नमामि गंगे प्रोग्राम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि महानदी नामक नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे महानदी के बारे में गलत कथन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। पहला कथन है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से हुआ है। तो ये तो खैर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि इस नदी की लंबाई 680 किलोमीटर है। यही आपका गलत हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है ना, वो 900 किलोमीटर हो जाएगा। चौथा है कि इसका अब्बा बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तक विस्तृत है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये इसका जो बेसिन है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आपका उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, महाराष्ट्र बिल्कुल भी नहीं होगा। तो गलत कथन पूछा गया था। तो सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी या नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है? देखिए मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नदी पूछा गया है। तो पहला तो यहाँ पे है बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, सीवान, चंबल और छिपरा। तो ये सभी नदी जो है ना, ये मध्य प्रदेश से राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे ऑल होना चाहिए, बट ऑप्शन में तो डी है ही नहीं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रमुख नदी है और इसका उद्गम स्थल पूछा गया है। सबसे पहले तो नर्मदा पूछा गया है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद आपका ताप्ती जो है ना, ये आपका बैतूल जिले के मुल्ताई नगर हो जाएगा। फिर चंबल नदी जो है ना, ये आपका जनापाव पहाड़ी से निकलती है। वहीं पे कृष्णा आपका महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से ये निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ पे है? तो ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा से, ध्यान रखिएगा। तो जब जैसे ही भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम आपका दिहांग या दिबांग हो जाता है। उसके बाद ये असम में आती है, जहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम से ये आगे बांग्लादेश आ जाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बांग्लादेश में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसके बाद बांग्लादेश में ये मेघना नदी के साथ जाके मिल जाती है, जो कि आपका गंगा नदी भी आती है, मेघना में मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है। बाद में ये सभी का जो मुहाना है ना, ये मेघना नदी के नाम से जाके बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर को गिराती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ ने प्रायद्वीपीय भारत के तट को पर व्यापक डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए ये आपका हिमालय की नदी हो जाएगा। नदी को आपको दो भागों में बांट के देखा गया है, एक आपका हिमालय की नदी और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय भारत का नदी, ठीक है। तो हिमालय का नदी तो आपको पता होगा कि सतत वाहिनी होती है। वहीं पे जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है, ये आपकी मौसमी होती है। एक आपका अपवाद को छोड़ के बाकी जितनी नदी जो होती है ना, ये मौसम पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, डेल्टा आखिरकार क्यों बनाती है? तो ये डेल्टा इसलिए बनाती हैं क्योंकि यहाँ पे जो आप पश्चिमी घाट है ना, इसका जो ढलान है ना, ये आपका पूरब की तरफ है, इसीलिए यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। मतलब उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के पास ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा के मैदान जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप में जानी जाती है। तो ये क्या जाना जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तराई क्षेत्र, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर कौन कौन सी नदी बहती है? तो आपका चिनाब हो जाएगा, दूसरा आपका रावी हो जाएगा, तीसरा आपका सतलज हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो आपका एस्चुरी बनाती हैं, जो कि आपका बे ऑफ अरब में गिरती हैं, ठीक है। तो गंगा तो आपका डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्रा भी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती, मतलब 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम कौन से सत्य हैं। तिब्बत में इसको, चीन में सांगपो कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में इसको मेघना। देखिए बांग्लादेश में जो है ना, इसको मेघना के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झेलम नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे झेलम पूछा गया है। पहला है कि इसका उद्गम क्या शेषनाग झील से होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के जीवन रेखा नदी मानी जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना है, तो ये सभी के सभी जो है ना यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे उद्गम होती है, उसके बाद ये जो पानी अपना गिराती है बे ऑफ आपका बंगाल में, तो ये कितने राज्य, मतलब कितने देशों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा कि चीन के तिब्बत से ये निकलती हैं, उसके बाद भारत आती हैं, फिर बांग्लादेश में आके ये मेघना में मिल के पानी अपना बे ऑफ बंगाल में गिरा देती हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखा गया था, तो ये कौन सा सिंचाई परियोजना था। तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा का मिलान कीजिए। तो पहला है कि तुंगभद्रा परियोजना जो कि कृष्णा नदी पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पे है। सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो ये सभी के सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नहरों और उनके कनेक्टिंग राज्यों का विचार कीजिए। मूनक नहर जो कि हरियाणा और दिल्ली में कनेक्ट करती है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर जो पंजाब और राजस्थान को कनेक्ट करती हैं। बकिंघम नहर जो कि आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को कनेक्ट करती है। और नर्मदा, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात को कनेक्ट करती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे सही था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा, नंगल, हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः नदियों पे अवस्थित है। तो ये सभी के सभी जो है ना, ये आपका हो जाएगा सतलज महानदी और कोसी। सतलज महानदी और कोसी पे ये अवस्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक गलत जोड़ा पूछा गया है, जोड़ा गलत बनाया गया, ये पूछा गया है। पहला है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कहाँ, क्या महाराष्ट्र में है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शरावती परियोजना कर्नाटका में है। बाली मेला परियोजना आपका उड़ीसा में है। लेकिन आपका सवारी गिरी जो परियोजना है ना, ये आपका गुजरात में नहीं बल्कि ये आपका केरला में है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ, एक केन नदी जो 2 राज्यों से निकलती है। तो केन नदी पूछा गया है कि केन नदी 2 राज्य से निकलता है, एक आपका यूपी हो जाएगा, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली और गंडक और त्रिशूल गंगा 2 धाराओं में जाके मिल जाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा गंडक नदी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र पे उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर प्रायद्वीपीय नदियाँ का क्रमशः बताइए। देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है, तो सबसे ऊपर जो है ना, ये आपका हो जाएगा। तो सबसे ऊपर जो है ना, ये आपका महानदी हो जाएगा। उसके बाद गोदावरी है, फिर कृष्णा है, उसके बाद फिर आपका कावेरी नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सही सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाखड़ा जो है ना सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। दूसरा है कि भारत का चिल्का झील सबसे बड़े खारे पानी का झील है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लोकटक झील मीठे पानी का झील है जो कि भारत का सबसे बड़ा है, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो आपका मीठे पानी का झील है ना, ये आपका बुल्लर झील हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही कथन पूछा गया था ना, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि झीलें स्थिर जल का संचय करती हैं, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झीलें चारों ओर से स्थलरुद्ध होती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ी झील है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों को पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से सजाइए। देखिए यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में आपका हो जाएगा घाघरा, पहले नंबर पे हो जाएगा, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका कट गया। तो सबसे पश्चिम में घाघरा हो जाएगा, घाघरा के बाद आपका राप्ती हो जाएगा, 3 के बाद आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी है। उसके बाद आपका गंडक हो जाएगा, उसके बाद आपका बागमती हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदी है ना वो पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी जो आपका घाट है ना, इसका जो ढलान है ना, ये आपका पूरब की तरफ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मध्य भारत के बाद जो ढलान है ना वो पश्चिम की ओर हो जाता है नीचे रेखाखंड की सहायता से। सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा कि ये पश्चिमी की ओर ढलान होती है, बल्कि ये पूरब की ओर ढलान होती है। यह विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है। नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया है कि ये विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक रिफ्ट घाटी में बहती है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सत्य कथन पूछा गया था, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम को सजाइए। ये देखिए आपका यमुना नदी का ये आपका क्रम पूछा गया है सहायक नदी का। सबसे पहले तो आपका चंबल हो जाएगा, फिर आपका सिंध हो जाएगा, उसके बाद आपका बेतवा हो जाएगा, फिर आपका केन हो जाएगा। तो 4 3 आपका 1 2, 4 3 1 2 कहीं पे है क्या? 4 3 1 2 कहीं पे है क्या? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे तीस्ता नदी के बारे में पूछा गया। इसका जो उद्गम है ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता की सहायक नदी है। देखिए ये कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि आपका तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया था, तो आपका 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में जो है ना वो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछा गया है। तो दिबांग कामेंग लोहित ये तीनों हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए, सत्य कथन पूछा गया है। पहला है कि एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे अववाद्रोणी कहा जाता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसे अववाद्रोणी ही हम लोग कहते हैं। दूसरा है कि जब कोई ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अववाद्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो वो जल विभाजक कहलाती है। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सत्य पूछा गया था ना, तो दोनों कथन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की 2 श्रृंखला है, एक तो आपका लद्दाख हो जाएगा, दूसरा आपका जास्कर हो जाएगा। इसके बीच में जो है ना ये यहाँ पे आपका सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला है कि भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। तो ये आपका सिंधु नदी पूछा गया है ना, तो बिहार में तो आती ही नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो केवल यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम को सजाइए। तो सबसे ऊपर तो आपका सिंधु होता है, उसके बाद आपका झेलम होता है, झेलम के बाद आपका चिनाव होता है, चिनाव के बाद ध्यान रखिएगा आपका रावी हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, फिर सतलज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपका पूछा गया झेलम चिनाव, चिनाव के बाद आपका सतलज, ये गलत हो जाएगा। झेलम चिनाव रावी सतलज, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह नदी चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तारी में आपस से मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये किस नदी के बारे में बताया गया है? तो ये आपका बताया गया है चेनाब नदी के बारे में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में नीचे कथनों में से विचार कीजिए। ये गंगा नदी तंत्र के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि गंगा नदी मध्य और लघु हिमालय को काट कर तंग महाखटों से होकर गुजरती है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
दूसरा कथन है कि गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़ के ये मैदानी में प्रवेश करती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि पीरम द्वीप के समीप या नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सत्य पूछा गया था ना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे सहायक नदी है, तो ये तो आपका हो जाएगा सहायक नदी है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही पूछा गया था ना, तो केवल आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे एक सही कथन पूछा गया है। पहला है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदी विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि बनारस चंबल की एकमात्र सहायक नदी है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है कि चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया था, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं उनके स्थलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए आपका सतपुरा पर्वत से निकलती है, गोदावरी आपका हो जाएगा त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, वहीं पे कृष्णा आपका महाबलेश्वर हो जाएगा, कावेरी आपका ब्रह्मगिरी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महानदी की अफवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है। ये देखिए आपका महानदी का अफवाह द्रोणी पूछा गया है, तो एक तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, दूसरा आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस नदी परियोजना से है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका गोविंद सागर जो झील है ना, इसका संबंध आपका हो जाएगा भाखरा नंगल परियोजना से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या फिर कप प्रदान किया जाता है। तो बैडमिंटन के खेल में महिलाओं को उबेर कप दिया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डुरंड कप या फिर संतोष ट्रॉफी या फिर रोवर्स कप का संबंध कौन से खेल से है। तो ये सभी का संबंध जो है ना, ये आपका फुटबॉल खेल से हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सभी का PDF जो है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।